बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 10 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 10 आवर फैमिली पिकनिक, हमारी ख़ानदानी पिकनिक या सैर या तफरीह भी हम इसको कह सकते हैं। यूनिट नंबर 10 आवर फैमिली पिकनिक पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो में हमने यूनिट के टेक्स्ट, जिसमें हमारे पास एक पोइम थी आवर फैमिली पिकनिक, हमने उसको कवर किया था। उसकी प्री रीडिंग, उसकी वाइल रीडिंग और उसके पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। ओरल कम्युनिकेशन ज़ुबानी बातचीत, ओरल ज़ुबानी कम्युनिकेशन बातचीत, ज़ुबानी बातचीत। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखिए। साउंड्स आवाज़ें, लर्निंग सीखिए। लर्निंग द साउंड्स में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स का। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कॉन्सोनेंट क्या है और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास ब्लेंड्स क्या है और उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कॉन्सोनेंट, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 26 हैं, जिसमें हमारे पास 5 वोवेल्स हैं और रिमेनिंग 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। आज का टॉपिक सिर्फ हम कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, हम वोवेल्स को निकाल देंगे उससे। ये टॉपिक है कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स का, जिससे हमें क्लियर हो रहा है कि ये टॉपिक जो है तो इसमें हम सिर्फ कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लेंड्स कहते हैं मिलावट को या मुरक्कब को। अब हम रीड मी के पोर्शन में पढ़ते हैं कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हमारे पास क्या हैं। द लेटर Q, U and STR are found at the beginning of many words। हमारे पास पोएम में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए थे जो कि Q, U या STR से स्टार्ट हो रहे थे। Each of these letter combination stands for a blend of consonant sounds। इनमें से जो हमारे पास हर वर्ड है उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास कम्बिनेशन है कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स का। कम्बिनेशन कहते हैं मिलावट को, ब्लेंड और कम्बिनेशन हमारे पास सिनोनिम्स हैं, ये सेम मीनिंग वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वैक, स्ट्रेट। अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। नीचे हमारे पास कुछ कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें अंडरलाइन करना है। यहाँ पर वो ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं, हम उसको सिर्फ रीड करते हैं। कॉन्सोनेंट ब्लेंड में एक मेन पॉइंट जो हमने याद रखना है वो ये है कि ब्लेंड जब ये हो गया, इसका मीनिंग हमारे पास आ गया मिलावट, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 और मोर लेटर्स होंगे, जिससे हमारे पास 2 और मोर साउंड्स आएंगी। सेकेंड मेन पॉइंट कि हमारे पास जो साउंड्स आएंगी उसमें हमारे पास जो फर्स्ट साउंड होगी वो लाउड होगी और सेकेंड साउंड उससे हमारे पास थोड़ी सी लाइट आएगी। जो फर्स्ट साउंड होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी, वो लाउडर होगी। इसको रीड करते हैं। बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी। क्वाइट, क्वा। आप देख सकते हैं कि क्यों की आवाज़ जो है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है हमारे पास। नेक्स्ट है आई सॉ अ स्ट्रीम। स्ट्रीम, इसमें आप देख सकते हैं कि एस की आवाज़ भी हमारे पास इंडिविजुअली आ रही है, टी की भी आ रही है और आर की भी आ रही है। स्ट्रीम, लेकिन इसमें एस जो है तो वो ज़्यादा लाउडर, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। नेक्स्ट, माई स्ट्रीट इज़ वेरी नैरो। स्ट्रीट, स्ट्रीम, स्ट्रीट, इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों में एस की साउंड जो है तो वो ज़्यादा लाउडर, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और हमारे पास हर कॉन्सोनेंट की जो साउंड है वो इंडिविजुअली आ रही है। इसमें एस की साउंड भी आ रही है, टी की भी और आर की भी। यू शुड बी क्विक इन डूइंग योर होमवर्क। क्विक, क्यों की साउंड भी आ रही है और यू की साउंड भी हमारे पास आ रही है। क्यों की साउंड जो है वो लाउडर है, वो स्ट्रॉन्गर है। दोबारा से इन वर्ड्स को रीड करते हैं।
क्वाइट, स्ट्रीम, स्ट्रीट, क्विक। हमने इसके 2 रूल्स पढ़े। एक तो ये कि इसमें 2 और मोर साउंड्स होंगे। सेकंड रूल हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पास फर्स्ट साउंड होगी वो ज़्यादा लाउडर, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। और इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट कि इसमें हमारे पास जितने भी कॉन्सोनेंट्स आएंगे, जैसे कि आपने देखा कि ये हमारे पास STR, तो इन तीनों की साउंड हमारे पास इंडिविजुअली आएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लर्निंग टू स्पीक। लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखिए, स्पीक बोलना, लर्निंग सीखिए। सम स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। टॉक अबाउट द पिक्चर, और साथ में आपको एक पिक्चर भी दी हुई है, आपने उस पिक्चर को देखना है और फिर आपने इन स्टेटमेंट्स को देखना है जो कि हमारे पास नीचे दी हुई हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर्स देने हैं इस पिक्चर को देखते हुए। एक्सप्लेन, वजाहत करें। व्हाट डू यू सी ऑन द मैप, वजाहत करें कि आपको इस मैप में, इस नक्शे में क्या कुछ दिख रहा है। नक्शा, मैप, नक्शा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक मैप है, ये पार्क का एक मैप है जिसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं। और अब हमने जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, अब हमने उनके नेम्स मेंशन करने हैं यहाँ पर। इसके आंसर यहीं पर बुक पे लिखते हैं, शॉर्ट से आंसर्स हैं इसके। एक्सप्लेन व्हाट डू यू सी ऑन द मैप, बताएं कि आपको नक्शे पे क्या कुछ दिख रहा है। आई कैन सी, अब देखते हैं कि हमें क्या कुछ दिख रहा है। आई कैन सी डक्स, trees, benches, slides, swings, paths, इसके अलावा हमें सीसॉ भी दिख रहा है इसमें, एक्सेट्रा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप जितने याद कर सकते हैं, जितने नेम्स, उनको मेंशन करें यहाँ पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारे पास की सेक्शन बना हुआ है, की सेक्शन, जिसमें यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मेंशन की गई हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, ट्री, बेंच, स्लाइड, सीसॉ, ये हमारे पास पॉन्ड बॉक्स, सॉरी सैंड बॉक्स है, ये रहे। स्विंग्स ये है, फ्लावर गार्डन ये है, डक पॉन्ड ये है, पाथ्स, पाथ्स हमारे पास, पाथ्स नहीं शो हो रहे हैं यहाँ पर, ये सॉरी ये हमारे पास पाथ्स हैं, देखें पाथ्स कहते हैं रास्ते को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रीड करते हैं। हाउ मेनी फ्लावर गार्डन्स डू यू सी, आपको कितने गार्डन्स दिख रहे हैं, फ्लावर गार्डन्स, फूलों के बाग आपको कितने दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लावर गार्डन हमारे पास कुछ इस शेप के हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मैप में कितने फ्लावर गार्डन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। I can see 9 flower gardens on the map. Next question, look at the compass and identify where the swings are located. आप कंपस को देखें और बताएं कि स्विंग्स कहाँ पर हैं। ये हमारे पास कंपस है, ये कंपस है जिसमें हमें डायरेक्शंस का पता चलता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। वो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि आप इस कंपस को देखें और बताएं कि स्विंग्स कहाँ पर हैं। स्विंग्स हमारे पास ये हैं, तो स्विंग्स हमारे पास किस साइड पर हुए, वेस्ट पर। स्विंग्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्ट साइड, स्विंग्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्ट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन द पॉन्ड, आपको पॉन्ड, तालाब में क्या दिख रहा है, पॉन्ड, तालाब।
देयर आर डक्स इन द पॉन्ड। आप देख सकते हैं कि हमारे पास डक्स हैं पॉन्ड में, 1 2 3 4 डक्स हमारे पास पॉन्ड में है। इसके अलावा कुछ बाहर भी हैं, लेकिन पॉन्ड के अंदर हमारे पास 4 डक्स हैं। देयर आर 4 डक्स इन द पॉन्ड। अब हम टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। अ कंपस रोज इज यूज टू टेल डायरेक्शंस ऑन अ मैप। कंपस रोज, ये हमारे पास कंपस रोज है जिसको यूज किया जाता है डायरेक्शंस बताने और दिखाने के लिए। एक्सप्लेन देम हाउ टू रीड अ मैप। बच्चों को बताएं कि मैप को कैसे रीड किया जाता है। मैप में आप हर मैप में देखेंगे कि आपके पास की सेक्शन ज़रूर मौजूद होगा जिसमें आपको हिंट्स दी जाएंगी कि किन किन चीज़ों को मैप में दिखाया गया है। उसके अलावा उसके बाद आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास वो चीज़ कहाँ पर मौजूद है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रीज़ हैं, तो आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रीज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जिस तरह हमने फ्लावर गार्डन्स को सर्कल किया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन था कि कितने फ्लावर गार्डन्स आपको दिख रहे हैं, तो हमने 9 फ्लावर गार्डन्स को सर्कल किया था। एक्सप्लेन द डायरेक्शंस। बच्चों को डायरेक्शन समझाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन द क्लासरूम और इन सम अदर एरिया ऑफ द स्कूल। बच्चों को क्लासरूम में या स्कूल के किसी दूसरे इलाके में बच्चों को डायरेक्शन समझाएं कि ईस्ट कहाँ पर है, वेस्ट कहाँ पर है, नॉर्थ साउथ कहाँ पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास नॉर्थ है, नॉर्थ के ऑपोजिट हमारे पास साउथ आता है। ये हमारे पास ईस्ट है और उसके ऑपोजिट हमारे पास वेस्ट आता है। लर्निंग टू स्पीक का टॉपिक हमारा एंड होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 107। पेज नंबर 107 पर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है साइट वर्ड्स का। साइट वर्ड्स, से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स। ये हमारे पास लर्निंग टू स्पीक का सेकंड टॉपिक है। साइट वर्ड्स, से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स। दिए हुए अल्फाज को बोलें, पढ़ें और उसके स्पेलिंग्स भी सीखें। साइट वर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जो कि सबक की पढ़ाई के दौरान हमारे सामने बार बार आते हैं, जिनको याद करना ज़रूरी होता है। ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, ड्रिंक पीना। सेकेंड, वंस, ONCE, वंस, एक दफा। थर्ड, NEVER, नेवर, कभी नहीं। लास्ट, COLD, कोल्ड, ठंडा। हमारे पास 4 वर्ड्स थे, ड्रिंक, वंस, नेवर, कोल्ड। ये हमारे पास साइट वर्ड्स थे। मैं साइट वर्ड्स की डेफिनेशन आपको ऊपर लिख देती हूँ। वो अल्फाज जो सबक की पढ़ाई के दौरान बार बार सामने आए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओरल कम्युनिकेशन का टॉपिक हमारा एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीड द टेक्स्ट अगेन इन द बिगिनिंग ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यूनिट के बिगिनिंग का जो टेक्स्ट है, इस पोएम की बात की जा रही है कि इसको दोबारा पढ़ें और इन क्वेश्चन के आंसर्स दें। इन क्वेश्चन के आंसर्स देने से पहले आप इस यूनिट को, इस पोएम को दोबारा से पढ़ें, इसके टेक्स्ट को दोबारा से रीड करें, तो आपको ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर देने में आपको आसानी होगी। हमारे पास 4 क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को पहले रीड करते हैं, फिर इनके आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द फैमिली गो ऑन अ पिकनिक। वो फैमिली, वो खानदान पिकनिक पर कहाँ गया था। सेकेंड, व्हाट हैपेंड व्हेन दे स्प्रेड आउट द ब्लैंकेट। क्या हुआ जब उन्होंने कंबल बिछाया। थर्ड, where did they decide to go for their entertainment in future? Where did they decide to go? उन्होंने क्या फैसला किया कि वो कहाँ जाएंगे for their entertainment in future, अगली दफ़ा, future मुस्तक़बिल। उन्होंने क्या फैसला किया कि वो अपनी तफरीह के लिए मुस्तक़बिल में कहाँ जाएंगे। How was their picnic ruined? How was their picnic ruined? उनकी पिकनिक कैसे ख़राब हुई या कैसे ज़ाया हुई। ruined, ख़राब होना या ज़ाया होना। इनके आंसर्स रीड करते हैं।
Unit number 10, My Family Picnic, Reading and Critical Thinking. Question number 1, Where did the family go on a picnic? वो खानदान पिकनिक पर कहाँ गए थे? The family went to a park for a picnic. वो खानदान पार्क चला गया था अपनी पिकनिक के लिए. Went, ये हमारे पास go की सेकेंड फॉर्म है. Go went, gone, ये हमारे पास वर्ब है. Go हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वर्ब है और ये इसकी सेकेंड फॉर्म है. सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड व्हेन दे स्प्रेड आउट द ब्लैंकेट? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हेन दे स्प्रेड, जब उन्होंने बिछाया. स्प्रेड, बिछाना. द ब्लैंकेट, कंबल. इट प्रॉम्प्टली, फौरन से. इट गॉट रेनी, बारिश का मौसम बन गया. एंड डार्क, और अंधेरा छा गया. When they spread out the blanket, जैसे ही उन्होंने कंबल बिछाया. जैसे ही उन्होंने कंबल बिछाया तो फौरन बारिश का मौसम बन गया और अंधेरा छा गया. क्वेश्चन नंबर 3, Where did they decide to go for their entertainment in future? उन्होंने क्या फैसला किया कि वो अपने मुस्तकबिल में तफरीह के लिए कहाँ जाएंगे? एंटरटेनमेंट, तफरीह. डिसाइड, फैसला करना. फ्यूचर, मुस्तकबिल. द रेन ruined their पिकनिक. बारिश ने उनका सारा पिकनिक, उनकी सारी पिकनिक खराब कर दी थी. ruined, खराब करना या ज़ाया करना. सो दे डिसाइडेड, तो उन्होंने फैसला किया टू गो टू अ कैफ़े, कि वो कैफ़े जाएंगे और मॉल या किसी मॉल में जाएंगे नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा. बारिश की वजह से उनकी सारी पिकनिक ख़राब हो गई थी तो उन्होंने फैसला किया कि वो मुस्तकबिल में अगली दफ़ा कैफ़े या किसी मॉल में जाएंगे अपने तफरीह के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए. क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास. हाउ वॉज देयर पिकनिक ruined? उनकी पिकनिक कैसे ख़राब हुई? ruined, ख़राब होना. It promptly got rainy and dark as they spread out the blanket. फौरन से बारिश का मौसम बन गया और अंधेरा छा गया जैसे ही उन्होंने कंबल बिछाया. They were also bitten by mosquitoes and bees. उनको काटा मच्छरों ने और मक्खियों ने. That's how their picnic was ruined. इस तरह उनकी पिकनिक खराब हो गई. It promptly got rainy and dark as they spread out the blanket. जैसे ही उन्होंने कंबल बिछाया फौरन से बारिश का मौसम बन गया और अंधेरा छा गया. They were also beaten by mosquitoes and bees. उनको मच्छरों और मक्खियों ने काटा. That's how their picnic was ruined. और इसी तरह से उनकी पिकनिक खराब हो गई. रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में रीडिंग एंड कंप्रहेंशन का टॉपिक हमारा एंड होता है. अब हम एनालिटिकल रीडिंग की तरफ चलते हैं. एनालिटिकल रीडिंग का टॉपिक हमारे पास इस बुक में फर्स्ट टाइम आया है. इसको रीड करते हैं. एनालिटिकल रीडिंग. एनालिटिकल का जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है एनालिसिस से. एनालिसिस कहते हैं तज्जिया. एनालिसिस या तज्जिया क्या है? जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और उसमें से हम इश्यूज निकालते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो कि मुतनाज़े हैं, जब हम उनको निकालते हैं, उनको डिस्कस करते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास एनालिसिस या तज्जिया है. आइए इसको रीड करते हैं. रीड द क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात को पढ़ें एंड सेलेक्ट वन ऑप्शन आउट ऑफ 3. और दिए हुए 3 ऑप्शंस में से किसी एक को सेलेक्ट करें. गिव रीजंस, वजह बताएं. टू जस्टिफाई योर आंसर, अपने जवाब के दलाइल बताएं या जवाब पेश करें. जस्टिफाई कहते हैं दलाइल पेश करना या जवाब पेश करना कि आपने जो 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जब उसमें से आपने एक सेलेक्ट किया है तो आपने क्यों सेलेक्ट किया है, उसकी हमें रीज़न बतानी है. इसको रीड करते हैं. हमारे पास यहाँ पे 2 दिए हुए हैं. What is the author's purpose in writing this poem? What is, क्या है, the author's purpose, लिखने वाले का क्या मकसद है in writing this poem, ये नज़म लिखने का, कि उसने ये नज़म क्यों लिखी है, उसने ये poem My Family Picnic क्यों लिखी है. To amuse, कि वो हमें खुश करे. To inform, या ये कि वो हमें आगाह करे.
और टू कंप्लेन या ये कि वो शिकायत करें। इसका आंसर है टू कंप्लेन, कि वो शिकायत करने के अंदाज में उन्होंने ये नज़म लिखी है कि जब वो पार्क में पिकनिक करने के लिए गए हैं तो बारिश की वजह से उनकी सारी पिकनिक जो है वो ख़राब हो गई है। टू कंप्लेन ये आंसर हमारे पास आता है इसमें, लेकिन इसमें हमारे पास टू इन्फॉर्म भी आ सकता है। अब इन दोनों में आपको जौन सा ज़्यादा ठीक लगता है आप उसको मार्क कर सकते हैं। तो इन्फॉर्म ये है कि जिस तरह वो वेदर फोरकास्ट देखे बगैर ही चले गए थे पिकनिक के लिए और उसके बाद उनकी पिकनिक ख़राब हो गई थी, तो वो हमें इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं इसके थ्रू कि अगर हम या आप में से कोई पिकनिक कभी प्लान करता है तो उसके लिए मस्ट है कि हम पहले वेदर फोरकास्ट जो है तो वो चेक कर लें। तो आप में से जिनको भी जौन सा ऑप्शन ठीक लगता है आप उसको मार्क कर सकते हैं। सेकंड की तरफ चलते हैं। डू यू थिंक द ऑथर इज, क्या आपको लगता है कि ऑथर प्लीज्ड खुश है, सैड गमगीन है, फनी या मज़ाहिया अंदाज में हमसे बात कर रहा है? इसका आंसर है सैड। ऑथर सैड क्यों है? बिकॉज his picnic was ruined by rain, क्योंकि उसकी पिकनिक बारिश की वजह से ख़राब हो गई थी। तो ऑथर जो है वो सैड है। एनालिटिकल रीडिंग का टॉपिक हमारा एंड होता है। अब हम टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। गाइड द स्टूडेंट्स, बच्चों की रहनुमाई करें। टू डिसाइड, कि वो फैसला करें द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर रीडिंग द पोएम अगेन, कि बच्चों की मदद करें कि वो पोएम को दोबारा से पढ़ें और फिर करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। इट विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड मूड ऑफ द पोएट, इससे उनको शायर की तबीयत या मिजाज का अंदाज़ा होगा। हमारा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।